बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। सबसे पहले काउंटडाउन 79 डेज टू गो। 79 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दिन आराम से नहीं गुजरने, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और इस प्रेशर में वो आए दिन कोई ना कोई गलती करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जुल्म के नए रिकॉर्ड कायम होंगे। आज भी दो ऐसी ही खबरों के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं और फिर चलेंगे अडयाला जेल, जहां से इमरान खान साहब ने वाज़े रगड़ा फेरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और मुकम्मल तौर पर उन्हें एक्सपोज कर दिया है। तो पहली खबर कराची से आपके सामने रखते हैं। ये जरा वकील साहब के साथ खड़ा नन्ना मुन्ना बच्चा देखिए, बहुत ही छोटा बच्चा है, चंद साल इसकी उम्र है, अभी मां के साथ लिपट कर सोता होगा, लेकिन रियासत ने इस पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया है। जी हाँ, ये बच्चा किसी के साथ घूमने फिरने नहीं आया, बल्कि ये अदालत में आया है अपनी जमानत करवाने के लिए और इसके ऊपर खूनख्वार किस्म के चार्जेस हैं। इस पर यह भी चार्जेस हैं कि ये कत्ल की धमकियां दे रहा है लोगों को। इस पर यह भी चार्जेस हैं कि ये 780 के तहत ट्राई होगा, मतलब कि खतरनाक दहशतगर्दों के ऊपर जो दफात लगाई जाती हैं, ये मैं मुहावरतन खतरनाक नहीं कह रहा, एक्चुअली खतरनाक, और फिर ऐसी दफात जो रियासत से बगावत करने के ऊपर लगाई जाती हैं, मीन 506 और इस तरह की दफात जो हैं वो इस बच्चे के ऊपर लगाई गई हैं। और जो बेशरम पुलिस वाला था उसने तो लगा दी, लेकिन वहां पर मामला नहीं रुका और ये मामला चलते चलते पहुंचे हैं एक अदालत में और ये बच्चा वकील के साथ वहां पहुंचा है अपनी जमानत करवाने। आप शुक्र करें कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुल्क में इतना इंसाफ बाकी है कि जज साहब ने इसको जमानत दे दी। कहीं वो ये ना कहते कि दहशतगर्द इतना खतरनाक है, इसे बेड़ियां शेड़ियां पहनाएं और किसी खतरनाक किस्म की जेल के अंदर इसको फेंक दें। जिस तरक्की से और जिस तेजी से और जिस सुबह गिरफ्तारी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी रवां दवा हैं, कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में आप सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि ऐसे छोटे बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात होंगे, बल्कि हो सकता है उनको ये सजाएं भी सुनाना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा है, लेकिन 14, 15, 16 साल के बच्चों को तो ये दहशतगर्दी के पर्चों में FIRs के अंदर, मुकदमात के अंदर सजाएं सुना चुके हैं। बल्कि कुछ माइनर्स को तो मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाकर उन्हें उनका प्रोसेस इतना लंबा किया गया तब कि वो माइनर से नॉर्मल एडल्ट बन गए, मतलब कि उनकी 18 साल की उम्र पूरी हो गई और उनको सजाएं सुना दी गई। तो एक तो ये बेशर्मी की अथाह गहराइयां या नए रिकॉर्ड कायम किए गए। दूसरी तरफ जो डाटा आ रहा है पाकिस्तान से वो बहुत ही शर्मनाक है। अब ये पता चला है कि अब इस वक्त 70,000 पाकिस्तानियों की एक ऐसी लिस्ट है जिन पर बैरून मुल्क सफर करने की पाबंदी है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिस पर भी शक है कि वो मुल्क से बाहर जाकर मुल्क के जो इस वक्त की रजीम है, जो इस वक्त तमाम जुल्म सितम किए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बयान मुल्क से बाहर जाकर दे सकता है, उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। और वो उन लिस्ट्स के नाम हैं, कहीं ब्लैक लिस्ट है, कहीं पर कोई ग्रे लिस्ट है, अपनी मर्जी के नाम रखे हुए हैं और उन लोगों को मुल्क से बाहर फ्लाई करने की, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें ज़रूर इन 70,000 में कुछ जराइम पेशा लोग भी होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद इसमें सियासी वर्कर्स की, जर्नलिस्टों की और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों की है, जिनके बारे में फील्ड मार्शल को ये फिक्र है कि अगर ये मुल्क से बाहर चले गए तो आज़ादाना मेरे खिलाफ कहीं बात ना करें। इसलिए 70,000 लोगों की लिस्ट हो गई है। जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया हुआ है उसका कैनवस देखें कितना बड़ा है, उसका नंबर देखें कितना बड़ा है कि 70,000 लोग अब इस लिस्ट में हो गए हैं जिन पर बैरून मुल्क सफर करने की पाबंदी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और उसके लिए अडयाला जेल जाना पड़ेगा, जहां पर इमरान खान साहब ने वो बातें एक बार दोबारा दोहराई हैं जिन पर अब से कुछ महीने पहले पूरी फौज की जो ऊपर वाला रैंक एंड फाइल था उसमें एक खुलबली मच गई थी। ऐसी बातें थी जो आज से चंद महीने पहले कोई करता था तो बड़ा गुस्सा किया जाता था, आम आवाम भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ऐसे जुल्म किए हैं कि अब पाकिस्तानी ना सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि इन पर तबसरे कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक दफा फिर 1971 के अवाइल में होने वाले वाकयात, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान की जो करतूतें थी उनके ऊपर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी आसिम मुनीर की तरह एक डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत था और वो अपने इक्तदार को कम से कम 10 साल तूल देना चाहता था और इसी काम के लिए उसने पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कह रही है। और इमरान खान ने यह बताया कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हवा में नहीं बनी, बल्कि बहुत ही सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो पैनल था उसने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो लोग इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनमें से बहुत सारे लोगों की तफ्तीश और तहकीक की, उनके बयानात कलमबंद किए, उनके इंटरव्यूज किए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्क को तोड़ने वाला आर्मी चीफ याया खान था और उसने अपने इक्तदार को तूल देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, जिसने 162 में से 160 सीटें मशरकी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें जीती थी, बजाय इसके कि हुकूमत उसको सुपुर्द की जाती, उससे ये हक छीनने के लिए वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार नामी एक बदतरीन मिलिट्री ऑपरेशन करवाया गया। जी हां, बिल्कुल वैसा ही मिलिट्री ऑपरेशन जैसा आजकल केपी में चल रहा है, जिसको इमरान खान कह रहे हैं फौरी बंद होना चाहिए। हमारी केपी में हुकूमत कह रही है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। हमारी केपी गवर्नमेंट के स्पीकर जो है वो कह
रहे हैं कि नहीं मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, और इमरान खान बार बार जेल से कह रहे हैं कि इस मिलिट्री ऑपरेशन को बंद करवाएं वरना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मुल्क के अंदर बदतरीन इसके नताइज होंगे। लेकिन हमारी वहां पर जो हुकूमत है वो अभी तक जो मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं कम अज कम वहां पर मुझे डिस्कनेक्ट महसूस होता है, वो मान के राजी नहीं है कि वहां पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। आज फिर इमरान खान साहब ने उस मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर यही कहा है कि हमारे जितने सेनेटर्स हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो सब इसके ऊपर मुशावरत करें और इस ऑपरेशन को रुकवाने में अपना हर तरह का रोल अदा करें। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को भी यही डायरेक्शन दी है, एक दफा फिर हदायत की है कि इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं बाबर सवाती, वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत, उनके तर्जुमान है, वो कह रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। तो ये एक बयानिए का डिस्कनेक्ट है। देखते हैं कि इसके बारे में भी क्या होता है। खान साहब की बात मिनो अन तस्लीम की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है, पश्तूनों के खिलाफ ये मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाया जाता है, या जमा मनफी बस सिफर 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 के ऊपर काम चलता रहेगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके कारनामों को एक्सपोज किया है और उन्होंने कहा है कि जो 1971 में शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने 162 सीटें 162 में से 160 सीटें जीती, जो जुल्म उनके साथ किया गया, वही आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हुआ उन्होंने उस पर रोशनी डाली। हमीदुर रहमान कमीशन के बारे में बात की। मैं सिर्फ ये वाजे कर दूं कि अब से 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमीदुर रहमान कमीशन पर बात करने पर लोग बहुत गुस्से में आ जाते थे। मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारे जनरल्स और बहुत सारे लोग कहते थे मुल्क के खिलाफ बात हो गई। इन्होंने इतना कंसिस्टेंट जुल्म किया है कि अब लोग इस बात पर खड़े होना शुरू हो गए। याद कीजिए जब 8 अगस्त को मेरा वो इंटरव्यू था, जो 8 अगस्त 2022 को, जिसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कम से कम 2 से 3 फैसलों के अंदर फरमाया था कि पाकिस्तान का कोई भी, जी हां, एक अनीता तुराब केस में और एक एयर मार्शल असगर खान केस, दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकारी मुलाजिम, वो भले पाकिस्तानी फौज में से हो, भले ब्यूरोक्रेसी में से हो, कोई भी टैक्स पेयर पर तनख्वाह लेने वाला सरकारी मुलाजिम, फौजी, नीम फौजी या सिविलियन, वो किसी सूरत गैर आईनी अहकामात मत माने। यह तब था जब साबिक डीजी आईएसआई ने एफिडेविट जमा करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हां मैंने पैसे तकसीम किए थे, मैंने नवाज शरीफ को और फलां फलां को बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए पैसे तकसीम किए थे। जब साबिक डीजी आईएसआई ने एफिडेविट देकर अदालत में अपने जराइम का इर्तकाब किया था, अपने जराइम का उन्होंने इकबाल किया था, इर्तकाब तो तब किया था, जराइम का इकबाल किया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। मैंने 8 अगस्त को अरशद शरीफ और ARY के ऊपर इंटरव्यू में इतनी सी बात कही थी जो सुप्रीम कोर्ट 2 दफा अनीता तुराब केस और उसके साथ साथ एयर मार्शल असगर खान केस में कह चुके थे। लेकिन जो तूफान आया था आगे से, जनरल बाजवा की फौज ने जो रिएक्ट किया था उस वक्त, जनरल बाजवा के, जब मैं फौज कहता हूं तो वो और उनके साथी चंद जनरल्स, नीचे फौज जो है वो तो अपनी पेशा वराना काम कर रही होती है, उनको इससे क्या लेना देना, लेकिन उस वक्त के जो चंद जनरल्स थे उन्होंने कहा कि ये तो बगावत कर दी है शहबाज गिल ने, ये तो मुल्क के अंदर इंतशार फैला दिया, ये तो फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की है। हमारी पार्टी के लोगों ने भी इसका वजन उठाने की उस वक्त सकत नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने मेरे से लाताल्लुकी कर दी थी। हिस्ट्री आपके सामने, ये गाड़ी का शीशा जो गन से नौजवान कह रहा है, इसने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा, गन से शीशा तोड़ा, उसके बाद गन से शीशा तोड़ा उन्होंने और उसके बाद फिर शहबाज गिल को बाद उसे घसीट के बाहर निकाला एक टेररिस्ट की तरह, और राना सनाउल्लाह ने गुंडागर्दी की मिसाल कायम किया, उसको बेदर्दी से निकाल के सफेद कलर की गाड़ी में शिफ्ट किया और इधर से कार सफेद कार में शिफ्ट, जी सफेद कार में, और इधर लड़कों ने कुछ वीडियोस बनाई, हमने एक रेंजर दल आया, उन्हें सबसे आया, मोबाइल लिया, वीडियो डिलीट करवाई, दूसरे लड़के ने बनाई, उससे भी डिलीट करवाई और हमें तड़ी लगाई, कहता है अगर आप लोगों ने वीडियोस अपलोड की ठीक है आप लोगों को भी उठाएंगे और आपके मोबाइल भी जब्त करेंगे। मैं जब अंदर काल कोठरी में मार खा रहा था तो मुझे अंदर मोबाइल फोन के ऊपर मारने वाले, जाहिर है आईएसआई से होंगे या MI से होंगे, वो मुझे वीडियोस दिखा रहे थे, बाहर मौजूद मेरे साथी, जो कोई मेंबर सेनेट था तो कोई मेंबर पार्लियामेंट था और दूसरे हमारे जो अकाबरीन थे, उनके मैसेजेस मीन उनकी तकरीरें दिखा रहे थे वो मुझे कि देखो तुम्हें डिसोन कर दिया है, कोई बंदा तुम्हारी स्टेटमेंट को ओन नहीं कर रहा, इसलिए अब तुम इन्हें डिसोन कर दो और इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो और जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर साइन कर दो और एक वीडियो बना दो कि इमरान खान ने तुम्हारे सामने ये किया ये किया ये किया, और फौज के खिलाफ इमरान खान जो है वो बगावत करने का पूरा प्रोग्राम बना बैठे हैं और ये करें। वही जो 9 मई में इल्जाम लगाए गए वो मेरे से उस वक्त जो है वो इकबाल जुर्म झूठा करवाने की कोशिश की जा रही थी और मुझे इस चीज पे भी मोटिवेट कर रहे थे कि देखें बाहर तुम्हें सबने डिसोन कर दिया। तो वाकया सुनाने का मकसद आपको यह है कि उस वक्त महज इतनी सी बात जो है वो ना कौम बर्दाश्त कर पा रही थी और ना ही
मिलिट्री के जो टॉप जनरल से वो ना ही हमारा मीडिया कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और मेरे नातवां कंधे एक आम मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखने वाला एक आम सा प्रोफेसर ये बात कह बैठा था और सारा वजन मेरे नातवां कंधों के ऊपर आया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरी तो औकात नहीं थी, मैंने वो वजन उठाया, मैंने उस अपनी स्टेटमेंट से मैं पीछे नहीं हटा और मैंने कहा कि हाँ, ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मैंने बात की है, मैंने कहीं किसी को बगावत पर आमादा नहीं किया, मैंने वो बात की है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों में लिख चुकी है। ये बात अलग है कि इमरान खान साहब के अलावा मुझे किसी ने तकरीबन सपोर्ट नहीं किया था और मैं तनहा वो वजन उठाकर चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे में इतनी सख्त नहीं थी, वो अल्लाह ने हिम्मत दी और वो वक्त भी मुश्किल कट गया। लेकिन आज इनकी करतूतों की वजह से अब पूरी कौम इतनी क्लियर हो चुकी है कि आज हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर हर शख्स खुलकर बात कर रहा है और खुलकर डिस्कशन हो रही है और इनके उन कारनामों पर भी बात हो रही है जो पहले करते हुए हम अलहदगी में भी अपने आप से शर्माते थे। लेकिन अब इन्होंने नफरत का बाजार इतना गर्म किया है कि मामला इतनी दूर निकल गए हैं कि लोग खुलकर अब उस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने यह बात तो की, उसके साथ साथ उन्होंने एक दफा फिर बुशरा बेगम के ऊपर जो जुल्म है उनकी बात की और कहा कि उनको अब चक्कर आते हैं चलते हुए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एक गैर सियासी औरत है। जिस तरीके से मुल्क में हमने पहले कभी नहीं देखा कि किसी ऐसी खातून जो सियासत में ना हो उसे इतना लंबा जेल में रखा गया हो और ऐसे मुजालम किए गए हों। उन्होंने कहा कि मुझसे, मेरी बहनों पर होने वाला जुल्म, मेरी बीवी पे होने वाला जुल्म, ये सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा। इस सब के जिम्मेदार आसिम मुनीर हैं। मेरी बीवी को जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार भी आसिम मुनीर होंगे। उन्होंने कहा कि ये उनको इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि उनको मेरी वीकनेस बनाएं, लेकिन उनका अल्लाह पर एतकाद है और वो इस वक्त मेरी ताकत बनी हुई हैं और मेरे साथ खड़ी हुई हैं। तो आज उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर अडयाला से एक्सपोज किया है और बताया है कि वो उनके साथ और उनके खानदान के साथ क्या मजालम रवा रखे हुए हैं। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। ये दोनों चीजें तो हो गई। अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा में भाई के इंतकाल पर 9 मई के मुकदमे में कैद पीटीआई कारकुन को पैरोल पर रिहाई ना मिल सकी। पूरी पार्टी ने पैरोल पर रिहाई का जोर लगा दिया, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और इस वजह से ये रिहाई ना मिल सकी। ये जुबैर अली खान साहब ने ये स्टोरी रिपोर्ट की। मैंने इस स्टोरी जैसे ही मेरे सामने आई, मैंने हमारी जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसमें भेजी और पूछा कि क्या ये सच है। तो उस पर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक तफसीली जवाब भेजा और उन्होंने कहा कि अली मोहम्मद खान साहब ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, हमने इस पर रिएक्ट भी किया था कि इस पर इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी थी, लास्ट मिनट ये इजाजत मांगी गई थी, वक्त की कमी थी और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोग हैं उनके लिए प्रोसेस और भी लेंथी है और जो वक्त दरकार था उस वजह से नहीं किया गया। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए अपनी जो कम्युनिकेशन थी और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने इस पर कोशिश नहीं की या हुकूमत ने कोशिश नहीं की, लेकिन वक्त कम था और इसके लिए जो वक्त दरकार था वो ज़्यादा था। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस से तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई, तो इसमें फिर दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स के जो रूए रवा हैं बात उन्हीं पर जाती है कि अगर वो चाहते तो जाहिर है वो तो नवाज शरीफ को जब वो चाहते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर भी जमानतें दे देते हैं और अदालतें खुद चलकर एयरपोर्ट चली जाती हैं। तो ये गरीब बच्चा अगर अपने भाई का जनाजा पढ़ लेता तो फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों को कुछ खास इससे तकलीफ ना हो जाती। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जुल्म का बाजार ऐसा गर्म है कि जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका वजन भी जाहिर है जनरल साहबान पर ही जाता है जो किसी को अपने भाई का अब जनाजा तक पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। अच्छा जी, आगे हमने वही खबर आपके सामने जो पहले रखी कि बाबर सवाती साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब ने अहकाम दिए थे जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं कि आप अफगानिस्तान जाइए और जाकर वहाँ पर जिस तरीके से मरियम नवाज़ जापान जा सकती है, जिस तरीके से मरियम नवाज़ हांगकॉन्ग अपना थाईलैंड जा सकती है, ऐसे ही आप भी अफगानिस्तान जा सकते हैं और क्योंकि दोनों लोगों का इंटरेस्ट है सरहद पार, तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें। उस पर अब अली अमीन गंडापुर साहब का जवाब यह आया कि 9 मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, अभी तक बहाल नहीं हुआ और मैं कैसे अफगानिस्तान जा सकता हूं, मैं वफ्द भेज दूंगा, मेरे पास तो क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन देख लें मेरे पास अभी तक पासपोर्ट भी नहीं है और मेरे जो नाम है वो भी लिस्ट में से नहीं निकला, मीन नो फ्लाई लिस्ट में से, तो मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि वो जो खान साहब की सोच थी कि इधर से चीफ मिनिस्टर जाएं और दूसरे लोग जाएं, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उज़र पेश किया है, जो उन्होंने अपना आगे से मुद्दा रखा है कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके मुताबिक खान साहब की कम अज़ कम ये ख्वाहिश जो है ये पूरी नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर उस तरफ नहीं जा सकते। आज इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब आपको याद होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की थी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से मदीना के जो रेजिडेंट थे उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे और इसी वजह से आज तक हम उनका एहतराम करते हैं। इसी वजह से हमारी तारीख में वो जो तमाम लोग जिन्होंने महाजरीन को रिसीव किया था और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे, उनका इतना ज़्यादा, उनका और उनके एसार का
اتنا زیادہ جو ہے وہ احترام ہے. انہوں نے کہا لیکن ہم نے کیا کیا, افغانستان ایک ہمارا برادر مسلم ملک ہے, اس کے پناہ گزین جو برے حالات میں یہاں پناہ لیے تھے ان کو ہم نے دھکے دے کر یہاں سے نکالا. یہ ہماری مذہبی, اخلاقی, سماجی قوانین کے خلاف تھا. یہ ظلم بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں نے کیا, اور بالکل نہیں سوچا کہ اس سے ہمارے برادر اسلامی ملک اور ہمارے درمیان کون سے جو ہیں وہ معاملات خراب ہوں گے. یہ بھی انہوں نے آج واضح اپنے ٹویٹ میں کیا, یہ چیز بھی واضح کر کے رکھی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک اور میجر جنرل صاحب جن کا نام ابو بکر شہباز ہے, ان کو ایڈیشنل سیکرٹری جو وزارت دفاع ہے اس کے اندر تعینات کیا گیا ہے. میجر جنرل ابو بکر شہباز کو 3 سال کی جو ڈیپوٹیشن ہے اس کے اوپر تعینات کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ یاد کیجئے کہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ آلریڈی وزارت جو داخلہ ہے اس کے اندر وہ تعینات کیے جا چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آلریڈی یہ نوٹیفیکیشنز کر چکی ہے. یہ اب ایک اور سرونگ میجر جنرل جو ہیں ابو بکر شہباز جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاعی پیداوار جو ہیں آہستہ آہستہ کر کے ملٹری اسٹیٹ مکمل ہو رہی ہے. جو چند پوزیشنز رہ گئی ہیں وہ بھی اب آہستہ کر کے سرونگ ملٹری کے افسران کے ساتھ بھری جا رہی ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے اندر یہ سویلین گورنمنٹ کا جو چھوٹا موٹا ڈھکوسلا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جناب ہر جگہ پر خود بقلم خود جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائیں گے. اب جو پہلے سے لگائے ہوئے ہیں ان کی ذرا پرفارمنس دیکھ لیجئے. کسی بھی پاکستانی شہری کی لوکیشن 500 روپے کی, کال اور ڈیٹا ریکارڈ 2000 روپے میں, اور بیرون ملک سفر کی تفصیلات 5000 روپے میں دستیاب ہیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے خبر کی تھی, اور اس کے ذمہ دار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میجر جنرل حفیظ الرحمان جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں وہ ہیں. اب ان کی طرف سے جواب آیا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا, صرف لائسنس یافتہ آپریٹرز کے پاس ہوتا ہے. پی ٹی اے کی جانب سے غیر قانونی مواد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک 1372 ویب سائٹس, ایپس اور سوشل میڈیا پیجز بلاک کیے جا چکے ہیں جو ذاتی ڈیٹا کی فروخت یا شیئرنگ میں ملوث تھے. انہوں نے کہا ساڈے تے نہ رہنا, بس اپنا دھیان نہ رہنا. میجر جنرل حفیظ الرحمان نے کہا کہ ساڈا کوئی لین دین نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ تو آپریٹرز نے کیا جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں. وہ آپریٹرز ویسے ان کے انڈر کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میرا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ ہے معاملہ. پوزیشن ہم نے سب لینی ہے, نہ ہم نے کرٹیسزم لینا ہے نہ ہم نے ذمہ داری لینی ہے. پوزیشن ہم وردی پہن کر بھی لیں گے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لیں گے, ایکسٹینشن بھی لیں گے, لیکن ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. 78 سال میں ہم ریاست کو یرغمال بنا کے رکھیں گے جو آرمی چیف بھی آئے گا, لیکن ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرز کی ہے. کرپٹ وہ ہیں لیکن ہر کرپٹ کو استعمال ہم کریں گے. یہ دیکھیں نا, یہ والا اصل منجن ہے جو ہمیں بیچا گیا 78 سال اور ابھی تک جاری ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگلی خبر جو مڈل ایسٹ کے اندر ہوا وہ آپ سب کو ابھی تک پتہ چل ہی چکا ہے کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا, اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, کیونکہ حال ہی میں قطر نے امریکی صدر کو ایک بہت بڑا جو ایئر فورس 1 جو امریکی صدر جو جہاز استعمال کرتے ہیں اسی سے برابر ہم پلہ ایک ماڈرن ایئر کرافٹ جو ہے وہ انہیں گفٹ کیا. شاید $500 ملین کا تھا یا $400 ملین کا تھا, مطلب ایک بڑی خطیر رقم اس کے اوپر خرچ ہوئی. شاید سب سے ایکسپینسو گفٹ کسی جو مین کائنڈ کی ہسٹری ہے اس میں کسی بھی بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی طرف سے دیا گیا. قطر نے یہ دیا لیکن کام نہ آیا, قطر کی ٹھکائی پھر بھی ہو گئی. اسرائیل نے اس کہیے کہ بہانے سے کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے, حماس کو ظاہر ہے انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رکھا ہے, تو حماس کی انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کی لیڈرشپ قطر کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے قطر پر حملہ کر دیا. حملہ کوئی صرف میزائلوں میں سے نہیں تھا, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 15 ہوائی جہاز فائٹر جیٹس استعمال ہوئے جنہوں نے آ کر قطر پر بمباری کی, اور یہ جو حماس کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. اب اس کے اوپر بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ الجزیرہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اوور نائٹ نہیں ہوا, بلکہ اسرائیل نے یہ جان بوجھ کر کیا, کیونکہ آج سے کئی سال 2012 میں تقریباً امریکہ کے کہنے پر قطر نے حماس کا وہاں پر دفتر قائم کیا. تو کئی سالوں سے یہ ایک فیلنگ دی گئی کہ حماس جو ہے اس کے لیے قطر ایک سیف جگہ ہے. حماس کے لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ قطر میں رہ سکتے ہیں, اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو بیسیکلی ایک سارا ڈرامہ تھا الجزیرہ کے مطابق, اور ان سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا اور یہ اکٹھے ہوتے رہے یہ سوچ کے کہ یہاں پر تو ہم پر حملہ نہیں ہوگا. اور پھر جب انہوں نے مناسب وقت دیکھا تو فائٹر جیٹس بھیج کر یہاں پر حملہ کر کے حماس کی جو لیڈرشپ تھی ساری کی ساری ان کو وہاں پر قتل کر دیا. اب قطر کے لیے بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ابھی حال ہی میں تو اتنا بڑا جہاز تحفے میں دیا تھا, اور اس کے باوجود اتنی بڑی ندامت. ان کے جو وزیر دفاع, وزیر خارجہ وغیرہ ہیں وہ اب بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. کاہے کا بدلہ لیں گے آپ تو اپنی مرضی سے لالی پاپ نہیں چوس سکتے معذرت کے ساتھ, تو آپ نے بدلہ کیا لینا ہے. لیکن بہرحال ندامت ہوئی. اب صدر ٹرمپ نے کیونکہ تحفہ ریسیو کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی ایک ہلکا سا بیان دیا کہ انہیں افسوس ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا اس حملے کا, لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قطر کو اس حملے کا بتا دیا جائے, لیکن شاید ہماری طرف سے غلطی ہوگی, وقت پر قطر کو اس حملے کا نہ بتایا جا سکا. تو نہ صرف قطر پر حملہ ہوا بلکہ امریکہ نے بھی قطر کو نہیں بتایا, اور قطر بیچارہ جو ہے جو اس کا ایک چھوٹا موٹا پردہ تھا وہ بھی اڑا کے رکھ دیا. پورے مڈل ایسٹ کا جو چھوٹا موٹا پردہ تھا وہ بھی اڑا کے رکھ دیا. اب دیکھتے ہیں, وہ مطلب کرنا تو انہوں نے کچھ نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں اس کے بعد سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک جو جھوٹا وہاں پر ٹرسٹ تھا کہ قطر اور ان ملکوں کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی اسرائیل نے حملہ کیا, دبا کر کیا, فائٹر جیٹس کے ساتھ کیا,
اور وہاں پر جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں وقت پر بتا نہیں سکا. میں نے کہا تو تھا بتا دیں, لیکن میری ٹیم نے وقت پر نہیں بتایا, لیٹ ہو گئے. اور پہلے یہ بیان دے دیا کہ قطر کو بتا کر حملہ کیا تھا, بعد میں قطر نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں بتایا تھا. تو اب یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں بتا سکے. بہرحال قطر کے لیے بہت ہی امبیرسنگ سچویشن. جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں امیر ہونا بات نہیں ہے, اصل ایٹمی قوت ہونا بات ہے, بڑی فوج ہونا بات ہے. دیکھیں قطر کے ساتھ کیا ہوا, وہ امیر ہیں لیکن ان کے پاس تگڑی فوج نہیں, ان پر حملہ ہو گیا. مطلب وہ انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ حافظ صاحب کا احترام کریں, اپنی فوج کا احترام کریں, آپ کے پاس اتنی تگڑی فوج ہے اس لیے آپ پر حملہ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہمارے ٹاؤٹ جو ہیں وہ ہسٹری نہیں پڑھتے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. یاد کیجئے اس سے بھی بڑا حملہ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارنے کے لیے ہوا تھا, بغیر بتائے ہوا تھا, اور بہت ہی شرمندگی اور ندامت ہوئی تھی پورے پاکستان میں. اور صدر زرداری نے بجائے شرمندگی اور ندامت محسوس کرنے کی الٹی مبارکباد دے ڈالی تھی. تو میرا خیال ہے ہمارے ٹاؤٹس یا تو ہسٹری پڑھتے نہیں یا سچ جان کر نہیں جیتے. بہرحال معاملات جو قطر کے ساتھ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وہ بہت پہلے کے ہو چکے ہیں, تو یہ والی تھیری جو ہے وہ اب پیش نہ ہی کریں تو بہتر ہے میرے خیال میں, کیونکہ اس تھیری کے اندر کوئی اور کام موجود نہیں ہے, مطلب کہ کوئی اور حقیقت موجود نہیں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.